Los Angeles City has almost all benefits and no negatives. ये वो दशक था जब क्वीन से लेकर पोप तक बहुत से बड़े बड़े नामों ने लॉस एंजल्स में कदम रखा था। We had the Olympics. The symbol of glamour and glitz that lures millions of tourists. लॉस एंजल्स अब सपनों का शहर बन चुका था। I think it's a very sensual city, a lot of exciting vibrations. The climate was marvelous. Good, healthy lifestyle. लेकिन सिटी ऑफ ड्रीम्स कहे जाने वाले इस शहर की चकाचौंध के पैरेलल एक अलग दुनिया भी बन रही थी। There's a lot of crazy people around. You don't have crazy people, you don't have normal people, you know. जहां लॉस एंजल्स में एक तरफ ग्लैमर और सेलेब्स की चमक दमक थी, वहीं दूसरी तरफ LA could be a very dark place. Hide behind a fence and watch his victims at nighttime. While they slept, creep in and kill them. और अब जो होने वाला था उसके लिए एलए तैयार नहीं था। The suspect, who has traveled the highways in what we believe to be stolen vehicles, has always worn gloves to make his entries. The so-called Night Stalker who has terrorized California. Yesterday, he struck again. People are wondering when and where he will strike next. He's a weird-looking character. Somebody has to know him. Welcome to the show. My name is Shashwat and you are watching The case of Night Stalker. 17 मार्च 1985, प्लेस रोजमीड। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तो गैराज का डोर खुला हुआ था। उसकी जमीन से लेकर दरवाजे तक चारों तरफ खून के छींटे थे और वहां पर एक कैप पड़ी हुई थी। पुलिस जब गैराज से अपार्टमेंट के अंदर पहुंची तो मंजर और भी भयानक था। लैंडलाइन फोन पर खून लगा हुआ था और किचन फ्लोर पर 34 साल की डेल ओजाकी की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने उसके माथे के बीचों बीच गोली मारी थी। इस इंसिडेंट में अगर कोई जिंदा बचा था तो वो थी मारिया हर्नांडेज, जो ओजाकी की दोस्त और रूममेट थी। मारिया ने पुलिस को बताया कि शाम को घर लौटने पर उसने जैसे ही गैराज का गेट खोला तो उसे फ्लैट के अंदर कुछ अजीब सा शोर सुनाई दिया। वो डरते हुए अंदर की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसे लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो एक अजीब से हुलिये वाला आदमी काली जैकेट पहने हाथ में पिस्टल लेकर खड़ा है। उस आदमी ने मारिया के सामने गन तान दी। एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, डर से मारिया ने अपने चेहरे को हाथ से छुपाया ही था कि तब तक उसने ट्रिगर दबा दिया। लेकिन किस्मत से मारिया के हाथ में चाबियों का गुच्छा था जिससे लड़कर बुलेट डिफ्लेक्ट हो गई। बुलेट के इंपैक्ट से मारिया जमीन पर गिर गई थी। जब तक उसने खुद को संभाला और उठकर खड़ी हुई तब तक वो शख्स घर के अंदर जा चुका था। मारिया भागकर घर के सामने वाली गली तक पहुंची ही थी कि उतने में एक गोली चलने की आवाज आई। मारिया समझ गई कि ओजाकी पर हमला हुआ है। उसे लगा कि वो आदमी उसी गैराज के रास्ते से निकलेगा जहां से वो अंदर गया है, इसलिए वो भागकर फ्रंट डोर पर बस पहुंची ही थी कि तभी वो शख्स खुलेआम फ्रंट डोर से ही बाहर आया। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान, क्योंकि उस आदमी को लगा था कि गोली लगने से तो वो मर गई होगी। मारिया के सामने मौत खड़ी हुई थी। मारिया ने अपने हाथ ऊपर उठाकर उससे बोला कि तुम मुझे एक बार ऑलरेडी गोली मार चुके हो, क्या अब भी मुझे मारना चाहोगे? वो शख्स मारिया की आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और गन अपनी साइड में रखकर बिना भागे आराम से चलते हुए उसके सामने से निकलकर चला गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से कोई भी नहीं बोल सकता था कि अभी कुछ मिनट पहले ही उसने किसी की जान ली थी। पुलिस ने एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस के लिए घर के बिखरे आइटम से लेकर विक्टिम की बॉडी पोजीशन तक क्राइम सीन की हर पॉइंट से पिक्चर्स ली। आखिर इस मर्डर के पीछे का मोटिव क्या है? यही सवाल पुलिस के सामने था। 18 मार्च 1985, अगले ही दिन ओजाकी का जिस जगह मर्डर हुआ था
उससे लगभग 6 किलोमीटर दूर साइलिन यू नाम की लड़की अपनी कार से जा रही थी कि तभी किसी ने उसे बीच रास्ते में रोका, गाड़ी से बाहर खींच कर निकाला और बिना किसी वजह के गोली मारकर मर्डर कर दिया। Sailin Yu was shot in the chest. Her last words, "Help me, help me." साइलेंट और ओजाकी दोनों के मर्डर में सेम .22 कैलिबर की बुलेट का यूज हुआ था, बट ये काफी कॉमन कैलिबर की बुलेट थी, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि दोनों का मर्डर एक ही गन से किया गया है। लेकिन एक और एंगल था जो ओजाकी और साइलिन यू के मर्डर को एक दूसरे से जोड़ता था। प्रोफेसर रॉबर्ट मोनिव ने एडवांस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर लिखी इस बुक में सजेस्ट किया है कि कुछ क्रिमिनल्स अपने विक्टिम के चेहरे पर डर देखना चाहते हैं। उन्हें अपने विक्टिम की आंखों में वो खौफ देखना पसंद होता है। यानी ओजाकी के केस में उसके माथे पर गोली मारने से पहले कातिल ने उसके सामने आने का इंतजार किया ताकि वो उसके चेहरे पर अपने लिए वो डर देख सके। मारिया को भी वो मार सकता था, लेकिन उसको पहले से ही डरा सहमा देखकर उसे अच्छा लगा होगा। साइलिन यू के केस में मर्डरर उसे गाड़ी के अंदर भी तो मार सकता था, फिर पहले बाहर क्यों निकाला? क्योंकि वो सामने से साइलिन के चेहरे पर वो डर देखना चाहता था। सेम कैलिबर की बुलेट और विक्टिम्स को सामने से कन्फ्रंट कर उनके अंदर खौफ पैदा करना, ये जो दो कॉमन एंगल्स थे जो सजेस्ट कर रहे थे कि शायद ओजाकी और साइलिन का एक ही खूनी है। पुलिस की हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने इकलौती विटनेस मारिया हर्नांडेज के बताए हुए डिस्क्रिप्शन से सस्पेक्ट का स्केच तैयार करवाया, क्योंकि यह स्केच शहर के बाहर पिको रिवेरा में हुई किडनैपिंग के सस्पेक्ट से काफी हद तक मैच करता था। इसका मतलब यह आदमी आसपास के एरियाज में और भी क्राइम्स को अंजाम दे रहा था। 27 मार्च 1985 ओजाकी और साइलिन के कत्ल की छानबीन चल ही रही थी कि 10 दिन बाद विटियर काउंटी में डबल मर्डर हो जाता है। विटियर काउंटी साइलिन यू के मर्डर स्पॉट से 16 किलोमीटर दूर था। कातिल 5 गैलन के प्लास्टिक कैन से चढ़कर वॉशरूम की खिड़की से घर के अंदर दाखिल हुआ था। घर को तहस नहस कर दिया था। ज्वेलरी और कुछ कीमती सामान की भी चोरी हुई थी। विंसेंट को काउच में सोते वक्त ही गोली मार दी गई थी। वही उनकी वाइफ मैक्सिम का रेप कर उनके प्राइवेट पार्ट्स के पास स्टैब किया था। कातिल ने मैक्सिम की आंखें भी निकाल ली थी। क्यों? आखिर कातिल ने ऐसा क्यों किया होगा? इस केस के दो सबसे बड़े पहलू थे। पहला, वो शू प्रिंट जो पॉइंट ऑफ एंट्री और गार्डन एरिया में मिला था। यह एक फुल साइज यूएस 11-12 नंबर का जूता था, यानी इंडिया में 9-10 नंबर के जूते के साइज का। उस वक्त तो पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि आगे चल के यह शू प्रिंट इन्वेस्टिगेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। दूसरा, वो बुलेट जो विंसेंट ज़ारेस को मारी गई थी, .22 कैलिबर की। सो नाउ ओजाकी, साइलिन यू और ज़ारेस तीनों केसेस में सेम कैलिबर की बुलेट थी। क्या यह कोई कोइंसिडेंस था या फिर तीनों मर्डर्स में एक ही शख्स का हाथ था? एनास्टेसिया सिर्फ 6 साल की थी जब कोई रात में दबे पांव उसे नींद में घर के अंदर से उठाकर ले गया था। उसने सुनसान रास्ते से होते हुए एक वीरान से घर में ले जाकर उस बच्ची के साथ गलत काम किया। एनास्टेसिया के बार बार रोने और मना करने पर भी वो रुका नहीं। फिर उसे वापस गाड़ी से ले जाकर रोड किनारे गैस स्टेशन के पास उतार दिया और कहा कि अंदर जाओ और वहां लोगों से कहो कि वो पुलिस को खबर दे दें ताकि तुमको तुम्हारे पेरेंट्स आकर ले जाएं। आप ये जानकर शॉक्ड रह जाएंगे कि एनास्टेसिया का केस एकमात्र केस नहीं था। उसी की तरह उस वक्त एलए में चाइल्ड मोलेस्टेशन, चाइल्ड किडनैपिंग एंड अटेम्प्टेड किडनैपिंग के केसेस बढ़ते ही जा रहे थे। In each case, the child was sexually assaulted. February 25th in Montebello, a 6-year-old girl was taken from a schoolyard, molested, then abandoned. March 11th in Monterey Park, a 9-year-old boy was snatched from his bed, molested, then abandoned. March 20th in Glassell Park, an 8-year-old girl was taken from her bed, assaulted in a car, then abandoned. जो क्राइम्स बच्चों से जुड़े होते हैं उनको यूएस में पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट डील करता है। वहीं
एडल्ट से जुड़े केसेस को होमिसाइड डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन पुलिस के सामने एक अलग तरह का चैलेंज आने वाला था। मारिया के डिस्क्रिप्शन से जो सस्पेक्ट का स्केच तैयार हुआ वो विक्टिम बच्चों के बताए हुए डिस्क्रिप्शन से मैच कर गया। एक लंबा दुबला पतला जैकेट पहने आदमी, बिखरे बाल, गंदे और खराब दांत और उसके पास से आती एक अजीब सी स्मेल। लॉस एंजल्स काउंटी के 2 डिटेक्टिव्स फ्रैंक सेलेर्नो और गिल कैरिलो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इन दोनों का इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला था। डिटेक्टिव फ्रैंक सेलेर्नो का तो नाम चलता था, उनके काम करने का तरीका, ऑब्जर्वेशन और प्रोफेशनलिज्म का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट फैन था। हिलसाइड स्ट्रैनियर जैसे सीरियल किलर को पकड़ने में उनका अहम रोल था। One of the largest manhunts in Southern California history. वहीं डिटेक्टिव गिल कैरिलो यंग और इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए डिटेक्टिव फ्रैंक ने इस केस में उन्हें अपने अंडर अपॉइंट कर लिया था। वो डिटेक्टिव गिल थे जिन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया था कि चाइल्ड किडनैपिंग और होमिसाइड के केसेस में एक ही आदमी का हाथ है। बट पुलिस डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स उनकी इस थ्योरी का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि जहां एक ही आदमी वॉलंटली जाकर मर्डर कर रहा हो और दूसरी तरफ बच्चों को किडनैप और असॉल्ट कर उनको जिंदा भी छोड़ दे रहा हो। देर रात पुलिस के पास कुछ लड़कियों की कॉल आती है। उन्होंने बताया कि कैसे एक शख्स उनका पीछा कर रहा है और खासकर अकेली लड़की को देख उनके पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है। He is a complete freak। उन्होंने उस गाड़ी का लाइसेंस प्लेट का नंबर भी बताया और बताया कि वो दिखने में लंबा दुबला मैक्सिकन जैसा है। पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम तुरंत उस जगह पर पहुंच गई और उन्होंने आर्तुरो रोब्लेस नाम के इस आदमी को अरेस्ट कर लिया। फिर उन्होंने उसका मग शॉट लेकर बाकी 5 अपराधियों के साथ एक ही फोल्डर में लगाकर मारिया हर्नांडिस को पहचान करने के लिए दिया। मारिया ने उसकी फोटो देखकर कहा कि ये वो आदमी हो सकता है। पुलिस ने सर्च वारंट लेकर जब आर्तुरो के घर की तलाशी ली तो वहां उनको ढेर सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला। We find all kinds of pictures out of magazines, photographs of women. उसके घर से एक मेकअप की बुक और एक ब्लैक जैकेट भी बरामद हुई। वैसी ही ब्लैक जैकेट का जिक्र हर आई विटनेस ने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया था। क्या आर्तुरो रोब्लेस ही वो मुजरिम था जिसकी पुलिस को तलाश थी? इस सच का पता करने के लिए पुलिस ने आर्तुरो को आई विटनेसेस के सामने बाकी अपराधियों के साथ लाइनअप में खड़ा किया, लेकिन सामने से कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाया। यह आदमी फ्रीक तो था, लेकिन वो नहीं जिसकी पुलिस को तलाश थी। जगह मॉन्ट्रे पार्क। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तो वहां पर हुए वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को देखकर सन्न रह गई। Authorities say that the man shot 66-year-old William Doy, then raped, beat, and robbed his wife. अपराधी ने विलियम डॉय की वाइफ का रेप करने के बाद उन्हें बुरी तरह पीटा था और उनके हाथों में थंब कफ बांध दिए थे। थंब कफ हथकड़ी की तरह ही मेटल का एक रिस्ट्रेनिंग डिवाइस होता है जिसमें दोनों हाथ के अंगूठे को आपस में बांध दिया जाता है। विलियम डॉय ने मरने से पहले पुलिस को कॉल कर अपनी वाइफ को बचा लिया था। बीते कई दशक में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी क्राइम में थंब कफ्स का यूज हुआ और यही एकमात्र बात थी जो पुलिस को इस केस में मिल पाई थी। बाकी केसेस की तरह इस केस में भी पुलिस क्लूलेस थी कि इस अपराध को किसने अंजाम दिया। In her attempt to free herself, Mrs. Doy had ripped her thumbs apart. डिटेक्टिव गिल को एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस मिलता है और ये इन सारे केस को एक दूसरे से लिंक कर सकता था। 8 साल की एक बच्ची को उसके घर से किडनैप कर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर मोलेस्ट किया गया था। उस दिन साइट पर फ्रेश सीमेंट पड़ी हुई थी जिसमें पुलिस को एक शू प्रिंट मिलता है। वो शू प्रिंट एग्जैक्टली उस शू प्रिंट से मैच करता था जो ज़ेज़ारेस के केस में क्राइम सीन पर पुलिस को मिलता है। और फाइनली पुलिस के पास एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, बट वो काफी नहीं था। जून 28, 1985, सिटी ऑफ आर्केडिया। 32 साल की पैटी हिगिंस का मर्डर उसी के घर में बड़ी बेरहमी से कर दिया गया था। बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि मारने वाले के सर पर खून सवार था, क्योंकि पैटी की जान चली जाने के बाद भी उस पर वार किए गए थे। ऐसी हैवानियत कि शैतान भी शर्मा जाए।
4 दिन बाद 2 जुलाई 1985 सिटी ऑफ आर्केडिया, पैटी हिगिंस के घर से कुछ किलोमीटर दूर 75 साल की मैरी कैनन को भी पैटी की तरह ही मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसके सिर्फ 3 दिन बाद सीरा माड्रे में, जो आर्केडिया से कुछ ही दूरी पर था, पुलिस के सामने एक और भयानक मंजर था। 16 साल की विटनी बेनेट के साथ जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्राइम सीन पर हर जगह खून फैला हुआ था। विटनी को टायर आयरन से बेरहमी से पीटा गया था। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे और स्कल फ्रैक्चर हो चुका था। वो जिंदा तो बच गई थी, बट कुछ भी बोलने और बताने के लायक नहीं थी। बीते कुछ महीनों में हुए इन क्राइम्स में इन्वॉल्व किसी भी अपराधी को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही थी। बाकी क्राइम सीन्स की तरह यहाँ पर भी एक भी फिंगरप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन को किस डायरेक्शन में बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ शहर के लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था। लोगों की रातों की नींदें तक उड़ गई थी। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई एविडेंस छोड़ ही जाता है। फॉरेंसिक टीम डिटेक्टिव फ्रैंक और डिटेक्टिव गिल को बताती है कि उनके हाथ कुछ ऐसा लगा है जो शायद उनके शक को यकीन में बदल दे। वो डिटेक्टिव के सामने विटनी के रूम से बेडशीट लाते हैं और जब उसे खोलकर दिखाते हैं तो उस बेडशीट में ऊन से सना हुआ एक शू प्रिंट मिलता है। वही शू प्रिंट जो ज़ेज़ारेस के केस में और उस 8 साल की बच्ची के किडनैपिंग के केस में मिला था। डिटेक्टिव गिल ने पहले भी ये पॉइंट रखा था और अब डिटेक्टिव फ्रैंक को भी यकीन हो गया था। डिटेक्टिव फ्रैंक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को यह खबर देते हैं कि ओज़ाकी, साइलेंट यू, ज़ेज़ारेस, मिस्टर मिसेस डोई, पैटी हिगिंस, मैरी कैनन और विटनी बेनेट, इन सारे क्राइम्स के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है और अब उनका सामना एक सीरियल किलर से है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसका ना कोई पैटर्न है और ना कोई तरीका, जो छोटे बच्चों की किडनैपिंग, उनका मोलेस्टेशन, यंग से लेकर बुजुर्ग महिलाओं का बलात्कार, उनका मर्डर, एडल्ट मेल्स का मर्डर, सब में इन्वॉल्व है। ऐसा सीरियल किलर पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री में नहीं हुआ था, जो निकलता है रात के अंधेरे और शहर के सन्नाटे में अपनी हैवानियत को अंजाम देने। क्या पुलिस उसको समय रहते पकड़ पाएगी या फिर लॉस एंजल्स की जमीन पर कुछ और मासूम लोगों की जिंदगी मिटने वाली है? क्या है पूरी कहानी, ये आपको इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड होगी। सिंस ये केस अपने आप में काफी बड़ा है, इसलिए ऐसे केसेस को प्रॉपर्ली रिसर्च कर आप तक हाई क्वालिटी क्राइम डॉक्यूमेंट्री लाने में काफी मेहनत और वक्त लगता है। इसलिए प्लीज रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें, मस्त रहे। जल्दी मिलते हैं इस केस के पार्ट 2 के साथ।